Okay, now I am audible. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, तो हम लोग अभी इंट्रो पढ़ रहे थे। ओके, तो सोशल फार्मेसी को हमने देखा कि ये जितने भी डिसिप्लिन थे वो सबको मिला दिया गया। और मेनली क्या था कि आपका यूजेस क्या होना चाहिए, आपका मतलब फार्मासिस्ट का क्या यूज होना चाहिए डिफरेंट फील्ड्स में, बस हम यही चीज जानते हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसका कुछ इंपॉर्टेंस होगा। विदाउट इंपॉर्टेंस या विदाउट एम हम नहीं पढ़ते कोई भी सब्जेक्ट है। कोई भी माइन्यूट से माइन्यूट सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ते हैं तो उसका कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रहता ही है। तो अब फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एडिक्वेट यूज कैसे होना चाहिए दवाइयों का, उसके प्रमोशंस के लिए आप पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आपका फार्मासिस्ट है, आपका मेन काम क्या है कि पेशेंट को काउंसिल करना, पेशेंट्स को बताना कि रेशनल यूज क्या है दवाइयों का, सही यूज क्या है, कितना अमाउंट में यूज करना है, कब यूज करना है, ये रेशनल यूज है, कितना डोजेस में यूज करना है। तो फर्स्टली प्रमोट करते हैं आप एडिक्वेट यूज, सही यूज क्या है मेडिसिन का। तो फर्स्ट एम सोशल फार्मेसी का यही है कि मेडिसिन का जो एडिक्वेट यूज है उसको प्रमोट करना। दूसरा काम क्या है कि जितने भी पेशेंट हैं या फिर आपके सोसाइटी में ही लोग हैं, जरूरी नहीं कि जो आपसे मिलने आ रहे हैं वही लोग, बाकी जो भी कम्युनिटी में रह रहे हैं उनको स्किल्स बताना, उनको नॉलेज देना कि आप खुद का बचाव कैसे कर सकते हैं, खुद क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। अभी बहुत सारे कोविड फैले हुए हैं तो लोगों को लगता है कोविड खत्म हो गया, तो अब क्या है, विदाउट मास्क, विदाउट सैनिटाइजर। आवाज नहीं जा रही है मेरी? आ रही है मैम। आ रही है मैम। ओके, तो विदाउट लोगों को लगता है कि विदाउट मास्क हम ठीक है, अभी जब घर में एक भी केसेस नहीं है तो ठीक है, विदाउट मास्क भी जा सकते हैं। तो सारे जगहों पे विदाउट मास्क जा रहे हैं। अगर इवन आफ्टर वैक्सीनेशन या फिर लग रहा है लोगों को कि हाँ हमने 2 डोज ले लिया तो ना ओके, तो अब लोगों को लगता है कि चलिए वैक्सीन ले लिए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट मास्क भी जा सकते हैं। बट ऐसा नहीं है। तो आपका ये ड्यूटी है उनको बताना कि कोविड से बचना है। इवन आफ्टर वैक्सीनेशन, वैक्सीन लेके आप अजर अमर नहीं हो गए हैं या वो कोई बूटी नहीं है संजीवनी बूटी टाइप की, फिर आपको नहीं हो सकता। वैक्सीनेशन सिर्फ आपको बचा रहा है। हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन क्या है, उसके बारे में बताएंगे, वैक्सीनेशन कैसे वर्क करता है, क्यों है, कितने टाइप्स का है, वो हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। एपिडेमियोलॉजी चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो ये टोटल चीज डिस्कस करेंगे। बट अभी हम सीधा इंट्रो पार्ट देख रहे हैं कि सोशल फार्मेसी का क्या इंट्रोडक्शन है। तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव तो देख लिए कि रेशनल यूज होना चाहिए मेडिसिन का, जो भी दवाइयां हैं सभी को जागरूक करना है, सभी को प्रमोट करना है। ये चीज ऐसा नहीं कि दिन भर दवाई ही खा रहे हैं। तो राइट डोजेस, राइट टाइम, क्या राइट क्वांटिटी में होना चाहिए, पहला तो ये था। दूसरा, कम्युनिटी में चाहे लोगों को ये चीज का अवेयरनेस लाना है, सभी के साथ ये अवेयरनेस लाना है कि जैसे अभी कोविड का मैंने एग्जांपल दिया कि हाँ लोगों को ये बताना है कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी आपको मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है, बहुत लाइटली नहीं लेना है। उसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे वाटर बोर्ड डिजीज हो गया, अभी रेनी सीजन चल रहा है, काफी बारिश हो रहा है, बरसात टाइप का मौसम है। तो अगर आप स्लेट टाइप का खाना खाते हैं, बासी वासी टाइप का खाना खाते हैं, तो मे भी वहां पे बहुत सारे फंगल ग्रोथ हो सकता है। उस फंगीज के लिए अभी बहुत ही बढ़िया मौसम है उसको ग्रोथ होने के लिए। वो वैसे ही मौसम चाहते हैं, थोड़ा गर्मी और पानी वाला मौसम, तो उनका ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है। तो खाने में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लग जाएगा तो आपको फंगल रिलेटेड डिजीज होने लगेगा, बहुत टाइप का इस टाइप के डिजीज होने लग जाएंगे। तो ये सब में अवेयरनेस लाना है आपको कि कवर्ड फूड खाना है, वर्म फूड खाना है, अभी वर्म वाटर पीना है, साफ सफाई से रहना है। तो ये सब चीजें खुद लेना है, प्लस पब्लिक को भी जागरूक करना है। फार्मासिस्ट का सोशल फार्मेसी इसलिए बदल के दिया गया है आपको, ताकि आप खुद को तो जागरूक करें प्लस अपने कम्युनिटी को जागरूक करें। मेन उद्देश्य सोशल फार्मेसी का अभी यही है। आपने अगर सिलेबस देखा होगा तो वहां पे आपने देखा होगा कि सभी चीज फार्मासिस्ट को डायरेक्ट किया जा रहा है कि आप कैसे बता रहे हैं। पहले ये चीज नहीं था, HACP जब हम पढ़ाते थे तो सिर्फ पढ़ना था कि फर्स्ट एड कैसे करना है या फैमिली प्लानिंग है तो उसके बारे में आपको नॉलेज लेना था, बस इतना ही तक लिमिटेड था। बट अभी सोशल फार्मेसी को क्या कहा गया है कि आप जो सीख रहे हैं वो कम्युनिटी को बताइए, टोटल चीज कम्युनिटी को बताइए।
जैसे बेनिफिट्स मिल रहा है सरकार के द्वारा, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलता है हमको, नेशनल हेल्थ पॉलिसी है या डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज आते रहते हैं, फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत सारे मुफ्त में चीजें कराई जाती हैं। तो आप ये चीज इनकरेज कीजिए पब्लिक को, अपने जहां पे भी आप रह रहे हैं, जिस भी कम्युनिटी में आप रह रहे हैं, ये सब चीज बेनिफिट्स बताइए अपने सोसाइटी को, या खुद भी वो चीज समझिए और उसको फॉलो भी कीजिए। उसके अलावा जितने भी मिथ हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हमारे देश में हैं, इवन सबसे ज्यादा विलेजेस में जहाँ लोग इलिटरेट हैं, जहाँ लोग पढ़ाई कम हो रहा है, तो वहां जाके आपको अवेयरनेस फैलाना है, जागरूकता फैलाना है कि नहीं ये सब चीज सिर्फ मिथ है, ये मिसकंसेप्शन है, ये कि हाँ मास्क लगाएंगे। बहुत लोगों को पहले था कि वैक्सीनेशन लेने के बाद बहुत लोगों को लग रहा था स्टेलाइज हो जाएंगे या फिर मर जाएंगे या और ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो ये सब मिसकंसेप्शंस को दूर करना है, और ये दूर करना आपकी जिम्मेदारी है। एज अ फार्मासिस्ट आप एक सोशल सर्वेंट के रूप में काम कर सकते हैं, सोशल वर्कर के रूप में काम कर सकते हैं, सोसाइटी को आप अवेयर कर सकते हैं। उसके अलावा अपने मोड्स ऑफ लाइफ को कैसे चेंज करेंगे, जब आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि मोस्टली जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जो फैलने वाला डिजीज नहीं है, एक दूसरे से जो नहीं फैलता है डिजीज, तो वैसे डिजीज जो बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको डायबिटीज है या फिर कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो वैसे जो बीमारियां हैं वो लाइफ स्टाइल के कारण होता है मोस्ट इन द केसेस। तो मोस्टली केसेस क्या होता है कि मान लीजिए आपके हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, आप 10 बजे सो के उठ रहे हैं, उसके बाद कुछ भी जंक खाना, आप ब्रेकफास्ट किए सीधा चले गए ऑफिस, वर्क प्लेस पे चले गए, फिर आए, तो इस स्ट्रेस वाले लाइफ में क्या होगा, फर्स्टली इतने ज्यादा जंक फूड यूज कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इरेगुलर आपका रूटीन है, तो वहां पे आपको बहुत सारे इस टाइप की बीमारी जो नॉन कम्युनिकेबल टाइप के हैं, चाहे डायबिटीज हो, डायबिटीज आपको लगता है कि सिर्फ शुगर का है, ऐसा नहीं है, स्ट्रेस भी है। सबसे ज्यादा अगर कोई उसको इफेक्ट करा है तो वो स्ट्रेस है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस रह रहे हैं ना, तो आपके एंजाइम्स वगैरह काम करना बंद कर देते हैं। तो डायबिटीज भी स्ट्रेस के कारण होता है, जरूरी नहीं कि वो इंसुलिन काम करना बंद किया इसलिए, स्ट्रेस के कारण हो सकता है आपका इंसुलिन काम नहीं कर रहा। तो आप कितना हेल्दी हैबिट्स रखते हैं, अपना लाइफ मोड्स में कितना चेंजेस कर सकते हैं, इसमें खुद को बताइए और अपने पूरे पब्लिक्स को बताइए, अपने कम्युनिटी को बताइए। नेक्स्ट है कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के बारे में, फूड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, खाना तो सभी को खाना है, पता है सभी को, बट क्या खाना है वो सभी को नहीं पता है। कितना अमाउंट में आपका खाना प्रोटीन वाला होना चाहिए, कितना खाना आपका फैट्स होना चाहिए, तो ये आपको जानना है। फूड्स भी बहुत वाइटल रोल अदा करता है आपके हेल्दी होने में, तो ये सब चीज खुद जानना है, दूसरों को भी बताना है। उसके बाद आता है इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। मान लीजिए कि अचानक से आप जा रहे हैं, कोई एक का एक्सीडेंट हो गया, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपका क्या ड्यूटी है, फर्स्ट एड करेंगे, कैसे करेंगे फर्स्ट एड। तो ये सब चीजें आपको इस चैप्टर्स में पढ़ने, इस एक सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ना है, इसका यही उद्देश्य है पढ़ाने का। यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी को, कोई डाउट? नो मैम। किसी को नहीं है? ओके, अब हम नेक्स्ट में आते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ तक तो हमने एम्स समझ लिया, ये सब्जेक्ट का उद्देश्य है, हमें ये करना है कम्युनिटी के लिए। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारा अब इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हमको सोशल फार्मेसी लाना पड़ा, सोसाइटी में सोशल फार्मेसी की क्या जरूरत पड़ी। तो फर्स्टली क्या है कि बहुत सारे एक्सपेंसिव मेडिसिन है हमारे यहाँ, बहुत सारे मेडिसिन है, सेम चीज का ब्रांड मेडिसिन मिलेगा, सेम चीज का जेनेरिक मेडिसिन मिलेगा। एक पैरासीटामोल आपको हंड्रेड्स में मिलेगा, वही पैरासीटामोल आपको 10 रुपीज में भी मिलेगा, वाई। तो बहुत सारे एक्सपेंसिव मेडिसिन है, तो वहां पे फिर आपका ये ड्यूटी है बताना कि वहां पे ब्रांड वैल्यू बस मैटर करना है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। पैरासीटामोल वहां पे भी सेम कंपोजिशन का है, यहाँ पे भी सेम कंपोजिशन का है, जेनरिक्स वाला थोड़ा सस्ता पड़ता है और जो ब्रांडेड है वो महंगा पड़ता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि डॉक्टर्स क्या लिखते हैं कि अभी का जो सिनेरियो है, हालांकि डॉक्टर्स को सिर्फ जेनरिक दवाइयां लिखनी है बाय नेम, ऐसा रूल आ चुका है इंडिया में भी कि सिर्फ कंपोजिशन लिखना है। अभी एम्स खुला है, यहाँ के जो डॉक्टर हैं
ये चीज फॉलो कर रहे हैं कि अब वो जो लिखते हैं वो आईपी में लिखते हैं, पैरासीटामोल आईपी 500, बस नाम नहीं लिखते हैं कि हाँ डोलो देना है या डिफरेंट डिफरेंट जो भी नाम है वो नहीं लिखते हैं। यहाँ के अभी एम्स वाले डॉक्टर ये चीज फॉलो कर रहे हैं। बट नॉर्मल केसेस में आप जब जाएंगे ना तो क्या देखेंगे कि वो जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो दवाइयां का नाम लिखते हैं, ब्रांड नेम लिखते हैं। डोलो लेना है तो डोलो लिख देंगे, या दूसरा जितने भी टाइप के ब्रांड आते हैं वो सारे का नाम लिखते हैं। वो पैरासीटामोल नहीं लिखते हैं क्योंकि पैरासीटामोल जेनेरिक नेम है, केमिकल कंपोजिशन है। तो आपका ये ड्यूटी है कि इस टाइप का जो एक्सपेंसिव मेडिसिन बढ़ रहे हैं, तो अब जो लोग का इकोनॉमिकल ठीक नहीं है वो कहाँ से 200 का दवाइयां लेंगे। सेम दवाइयां 10 रुपए में भी मिल रही है, जो जेनेरिक वर्जन है वो 10 रुपए में मिल रही है सेम। कोई ऐसा नहीं, किसी को अगर लगता है कि जेनेरिक वाले काम नहीं करते हैं तो ये बिल्कुल मिथ है। वहां पे भी आईपी के अनुसार ही 500 mg का बनाया गया पैरासीटामोल है, और यहाँ पे भी। और दवाइयां का जितने भी बैचेस बनते हैं ना, अगर आप कोई किन्हीं को फैक्ट्री जाने का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कि पहले बैचेस में बनते हैं, बहुत सारे दवाइयों का बैच बनता है और हर एक बैच का टेस्टिंग होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, सभी का टेस्ट होता है कि हाँ आईपी के अनुसार दवाइयां इसमें इतना है या नहीं है। मान लीजिए कि एक रेंज दिया गया है 97 से 105% इसमें ये केमिकल होना चाहिए, उतना वो केमिकल है या नहीं है ये टेस्टिंग होता है हर एक बैच का। तो अब वहां पे टेस्टिंग हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो जो जेनेरिक वाला है उसमें पैरासीटामोल कम है, हाँ हो सकता है 97% होगा, बट वो अकॉर्डिंग टू आईपी ओके है, वेरीफाइड है, उतना होना चाहिए। तो अब आपकी ये दायित्व है कि उनको समझाएं कि ये जो एक्सपेंसिव दवाइयां हैं इनके बदले आप ये नया वाला चीज ले सकते हैं, जेनेरिक सेम काम करेगा, ये एक कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि जो पेशेंट होते हैं वो फार्मासिस्ट से जितना खुलते हैं उतना डॉक्टर से नहीं खुलते। आपको जितना चीज बताएंगे, आपको अभी एक 23rd को एक प्रोग्राम है, किसी को पता है क्या प्रोग्राम है कॉलेज में? फार्मा विजिलेंस या फार्माकोविजिलेंस है। हाँ, फार्माकोविजिलेंस पे एक चीजें हैं। तो फार्माकोविजिलेंस में ये क्या होता है कि वो सर्विलेंस है। विजिलेंस आप जब कहीं जाते हैं तो आपको लिखा रहता है ना कि यू आर अंडर सर्विलेंस, तो वैसा ही है फार्माकोविजिलेंस, मतलब फार्मा पे कोई नजर रखे हुए है। तो कौन नजर रखे हुए? तो पहले डॉक्टर्स के जिम्मे ये था, बट अब नाउ सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल गया है, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सेस, एवरीवन, इवन आप भी। तो आपका क्या काम है कि जो भी दवाइयां आ रही हैं मार्केट में, ठीक है, तो उससे एडवर्स ड्रग इफेक्ट क्या हो रहा है या रिएक्शन क्या हो रहा है। इफेक्ट अलग होता है, रिएक्शन अलग होता है। तो अब मान लीजिए कि क्या हो रही है, मान लीजिए मैंने कोई दवाइयां ली, मुझे पूरे फेस पे रसेस आ गए, तो अब लोगों को क्या लगता है कि ये रसेस हो सकता है मेरी गलती। लोग दवाइयों का गलती मानते ही नहीं है, अब तो मानने लगे, पहले तो बिल्कुल नहीं मानते थे कि दवाइयों का गलती है। लोग को लगता है अरे मेरा ही गलती है, ये चीज बात वाला चीज था मैंने खा लिया, बैगन के साथ खा लिए, दूध के साथ, ऐसा लोगों को लगता है। वो दवाइयों को बिल्कुल नहीं कोसते कि हाँ दवाइयों के कारण हुआ। तो अब यहाँ पे क्या है कि एक चीज आया है फार्माकोविजिलेंस। अगर इस टाइप की आपकी कोई भी चीजें हो रही हैं तो आप बताइए, या खुद से रिपोर्टिंग कीजिए, या आप खुद नहीं रिपोर्ट कर सकते तो फार्मासिस्ट को बताइए, जहाँ आपने दवाइयां ली हैं उनको बताइए कि हाँ देखिए ये चीज से एडवर्स रिएक्शन हो रहा है, हमको कुछ गलत चीज हो रहा है हमारे बॉडी में, रसेस हो रहे हैं। तो जो दवाइयां का बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट बहुत या एडवर्स रिएक्शन बहुत ज्यादा अगर नोट डाउन किया जाता है, मान लीजिए पूरे दुनिया से, पूरे देश से सेम एडवर्स रिएक्शन आ रहा है कि हाँ इसे ये चीज एलर्जीज हो रही हैं, तो या तो दवाई का कॉन्ट्रैक्शंस पे वो चीज दिखा जाएगा कि हाँ इससे ये एलर्जी होती है। अगर बहुत वाइटल वे में अगर वो कोई भी किडनी को डैमेज कर रहा है, लंग्स को डैमेज कर रहा है, इस टाइप का कुछ रिपोर्ट है, तो वो उस दवाइयों को तत्काल बंद कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि चेंजिंग रोल है फार्मेसी का, फार्मासिस्ट का सोसाइटी में। तो अब ये चीजें होने लगी हैं कि फार्मासिस्ट लोगों को जागरूक कर रहे हैं, पहला तो ब्रांडेड वाला और जेनरिक वाला में। दूसरा, जो मेडिसिन पूरा अनइक्वली डिवाइडेड है दुनिया में, उसको सही से कर रहा है, ट्रेडिशनल वे में लाया है, एक बराबरी में लाया है। उसके बाद आप उसको खुद डोजेस बता सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि डॉक्टर के पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, वो गलत गलत दवाइयां भी लिख देते हैं क्योंकि उनके दिमाग में एट अ टाइम बहुत सारे पेशेंट बैठे हुए हैं, तो कुछ और चीज बताते हैं। या फिर पेशेंट खुद डॉक्टर को, वो डॉक्टर ज्यादा टाइम देता नहीं, विद इन टाइम वो पेशेंट बहुत चीजें डॉक्टर को नहीं बता पाता जितना फार्मासिस्ट को बता पाता है। तो
अब फार्मासिस्ट का वो चीजें हैं कि हाँ एक बार दवाइयां मैच कर दी, हाँ आपका ये सिम्टम्स है, आपके लिए ये दवाइयां हैं, तो ठीक है। अगर उनको लगे कि हाँ ये गड़बड़ दवाइयां हैं, तो उनका भी ये ड्यूटी है कि जाके डॉक्टर्स को बोले कि हाँ ये थोड़ी दवाइयां गड़बड़ हो गई हैं। तो ये चीज हमारा सोशल फार्मेसी का इम्पोर्टेंस है। मेनली फार्मासिस्ट को ये रेज किया है, फार्मासिस्ट के रोल को, फार्मासिस्ट के पोजीशंस को ऊंचा उठाया है, ये काम किया है। और हमारे देश में फार्मेसिस्ट के क्या क्या रोल है इसको बताया है। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है। फार्मासिस्ट का रोल अलग अलग है, हमेशा अलग अलग है सब जगह पे। पब्लिक हेल्थ में क्या रोल है, हमको ये पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो पब्लिक रोल, पब्लिक हेल्थ मतलब कि जो पब्लिक आ रहे हैं हमारी कम्युनिटी में, वहां पे क्या क्या रोल हो सकता है। तो फर्स्ट, पेशेंट्स का एजुकेशन और काउंसलिंग करना। पेशेंट्स को क्या दिक्कत है, क्या क्या हो रहा है, फर्स्टली उसका काउंसलिंग करना, उसको इजी देना, इजी कंफर्टेबल वे में लाना है। घबराया हुआ है तो उसको थोड़ा इजी वे में इंटरटेन करना। दूसरा क्या है कि इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी हो गया, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो गया, कोई भी क्रॉनिक डिजीज है, एक्यूट डिजीज है, उसमें पार्टिसिपेट करना या उसके मैनेजमेंट में काम करना। मान लीजिए मेडिकल इमरजेंसी हो गया, किन्हीं को, अब हॉस्पिटल है, वहां पे कोई है नहीं, डॉक्टर एट अ टाइम नहीं है, बट इंस्टेंट में किन्हीं को भर्ती करना है। हालांकि ऑपरेशन नहीं करेंगे बट फर्स्ट एड कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, कोई एक्सीडेंटल केस आया, कोई डॉक्टर नर्सेज नहीं है, तो उस केस में फार्मासिस्ट का ये ड्यूटी है कि आप उसका फर्स्ट एड कीजिए। फर्स्ट एड कीजिए, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, हेमरेज का कंडीशन है, तो आप उसको रैप आउट कीजिए, फर्स्ट एड कीजिए, फिर डॉक्टर्स को फोन कीजिए। बट हो सकता है अगर आप उस वक्त फर्स्ट एड नहीं करते हैं तो हो सकता है एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण वो पेशेंट मर जाए। तो आपका ये ड्यूटी है कि मेडिकल इमरजेंसीज को हैंडल करना। कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है तो उसको नोट डाउन करना, उसको जो हमारे सेंटर होते हैं एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के लिए, बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, वहां पे वो चीज पहुंचाना। जितने भी तरह के एक्यूट या क्रॉनिक डिजीज होते हैं उसको मैनेज करना। एक्यूट या क्रॉनिक डिजीज क्या होता है, एक्यूट डिजीज क्या होता है कि जो इंस्टेंट हुआ खत्म हो गया, जितना रैपिडली ये होता है उतना रैपिडली खत्म भी होता है। एक्यूट मतलब कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड हुआ मतलब इंस्टेंट में हमको कॉमन कोल्ड हुआ। अभी अभी मान लीजिए क्लिनिक के द्वारा कोई आदमी गया, उनको कॉमन कोल्ड का वायरस है, छींक के गया और मुझे हो गया। कॉमन कोल्ड होने में 1 to 3 डेज लगता है, या फिर हाफ डे में भी आपको हो सकता है, वो आपके इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। तो इंस्टेंट में जो बीमारियां हो जाती है उसको हम लोग एक्यूट बोलते हैं। एंड क्रॉनिक जो थोड़ा समय लेके होता है बट लंबे समय तक चलता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल टीबी। टीबी इंस्टेंट में नहीं हो गया। मान लीजिए कि टीबी अगर किन्हीं के साथ हम बैठे हुए हैं टीबी वाले पेशेंट को, तो ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट में आधे घंटे में हमको टीबी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। टीबी को होने के लिए एक टाइम होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। कोई भी बीमारी होने के लिए इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड कहने का मतलब है किसी भी चीज से हम एक्सपोज हुए, वो चीज हमारे अंदर गया और अंदर जाके वो बीमारी को बढ़ाया। बीमारी इंस्टेंट में नहीं बढ़ता, वो आपके इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। हमारा इम्यूनिटी वाले सेल्स उससे लड़ते हैं, अगर लड़ गया, दोनों में जो जीता वही सिकंदर। तो अब जो जीता, हमारा इम्यूनिटी जीत गया तो हमको कोई बीमारी नहीं है, अगर इम्यूनिटी हार गया तो बीमारी ही बीमारी है। तो अब ये जो इंक्यूबेशन पीरियड का टाइमिंग लिया, तो सभी बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग है। तो जिनका पीरियड ज्यादा है वो हमारा क्रॉनिक डिजीज में आते हैं। मतलब जो लंबा समय तक चलने वाला बीमारी है वो इंस्टेंट में नहीं, उसका सिम्टम्स भी इंस्टेंट में नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं। जैसे एड्स, सिम्टम्स से नहीं दिखता, 6-6 महीने तक सिम्टम्स नहीं दिखता एड्स का, वो आपके अंदर एप्लीकेट होते रहता है वो वायरस। तो वो सारे क्रॉनिक डिजीज में आते हैं। जिसका इंस्टेंट में दिखने लग जाता है लक्षण 1 से 2 महीने में, एक दिन से लेके वीक्स तक में, तो वो एक्यूट है। और जो महीनों तक में चलता है बीमारी वो हमारे क्रॉनिक डिजीज में आते हैं। क्लियर है? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am.
अब नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट चलते हैं कि और क्या क्या यूज है, रोल क्या क्या है फार्मासिस्ट का। तो एडवर्स ड्रग्स को डिटेक्ट करना, उसको खोजना कौन कौन सा एडवर्स ड्रग है। ये जरूरी नहीं कि पेशेंट आपको बताएगा ही बताएगा। अगर आपको मान लीजिए किसी एक ड्रग्स के बारे में पता चल गया कि हाँ इससे रैसेस हो रहा है, तो आप जब नेक्स्ट ड्रग किसी को डील कर रहे हैं तो उनसे जरूर पूछिए कि अगर इससे कुछ हो रहा है तो आप प्लीज मुझे टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन दीजिए या खुद आके बताइए। तो इस टाइप को आपको भी मैनेजमेंट करना है। उसके बाद ड्रग कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, पानी लेना है या नहीं लेना है, उसके साथ दूध लेना है या नहीं। बहुत सारे क्या होते हैं ना कि दूध, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पहले, अभी तो फिर भी बहुत लोग कॉन्शियस हो गए हैं, पहले क्या करते हैं दूध के साथ लेते थे दवाइयाँ। दूध के साथ जनरली दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। उससे क्या होता है कि कैल्शियम रहता है दूध में, कैल्शियम क्या करता है कि बहुत सारे चीज को बैन कर देता है, दवाइयाँ में जो भी चीजें हैं उसको बैन कर देता है, उसको उसके टारगेट जगह पे पहुंचने नहीं देता। तो दवाइयाँ का जो वर्क पीरियड है उसको कम कर देता है, उसको उसके एफिशिएंसी को कम कर देता है। तो ये सब चीजें बताना आपकी ड्यूटी है। उसके बाद क्या है कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है। अगर गवर्नमेंट में है आप तो ड्रग को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे। मान लीजिए कि अभी कोविड में आया तो सारे जगह पे गवर्नमेंट की तरफ से मास्क आया, सैनिटाइजर आया। तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप ऑनेस्टली कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कि 5 kg आया तो 2 kg घर ही लेके चले गए, बाकी और उसके बाद भी जो 3 लीटर बचा उसको अपने ही अड़ोस पड़ोस में बांट दिए, अपने वेल विशर्स को दिया। ऐसा नहीं है। अगर तो आपकी अपनी अपनी ड्यूटी को ऑनेस्टली करना है। उसके बाद क्या है कि जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स बना रहे हैं आप, जितने भी तरह के मेडिकल रिपोर्ट्स बना रहे हैं, हिस्ट्री बना रहे हैं, तो पेशेंट से आप जब मिलते हैं, नया रिपोर्ट्स उसका देखते हैं, तो उससे जरूर पूछिए कि उसका प्रीवियस कुछ वैसा बैकग्राउंड रहा है या नहीं रहा है। अगर हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है तो वैसा हार्ट वाला चीज उसको पहले हुआ है या नहीं हुआ है। ये सब पूछना आपकी प्राइम ड्यूटी है। उसके बाद क्या है कि जो भी दवाइयां अभी चल रही हैं, वो जो भी उनकी थेरेपी चल रही है, उनको मॉनिटर करना, पेशेंट को मॉनिटर करना, ये भी आपका एक ड्यूटी है। तो ये सब रोल होना चाहिए फार्मासिस्ट का। इसके अलावा भी बहुत सारे रोल्स हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज में पढ़ेंगे। उसके बाद अब आता है, यहाँ तक तो आपका इंट्रो पार्ट था कि सोशल फार्मेसी क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या इंपॉर्टेंस है, फार्मासिस्ट का क्या क्या रोल होना चाहिए। अब आपका आया हेल्थ का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो मैम। अब नेक्स्ट आया हेल्थ के बारे में, पढ़ते हैं हम कि हेल्थ क्या है। तो हेल्दी रहना ही मेयर एक हेल्थ नहीं हुआ। तो WHO का आपको पढ़ना है कि WHO ने क्या कहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये क्या बोला है। तो हेल्थ को ये डिफाइन किया WHO कि हेल्थ एक ऐसा स्टेट है फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का, जिसमें सिर्फ डिजीज या इंफर्मिटी ही का ऑप्शंस नहीं है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा कि हम बोले क्या। तो सिर्फ बीमारियों का दूर रहना ही आपका हेल्थ नहीं है। WHO के मुताबिक अगर आप सिर्फ बीमारियों से दूर हैं, आपको कोई डिसेबिलिटीज नहीं है, हाथ पैर सब ठीक है, तो भी आप हेल्दी नहीं है। अगर मान लीजिए कोई एक आदमी है, सभी तरह से स्वस्थ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई भी सारे ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं, हाथ वाथ पैर वैर भी बिल्कुल ठीक है, फिजिकली बिल्कुल फिट है, मतलब उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं है, फिर भी WHO के अनुसार वो हेल्दी नहीं है। तो अब हेल्दी कैसे होगा? तो WHO ने कहा है कि फिजिकली, मेंटली और सोशल वेलबींग होना चाहिए। इसका क्या कहने का मतलब है? फिजिकली मतलब टोटल फिट, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। दूसरा, मेंटली भी आप स्ट्रेसफुल वाली जिंदगी नहीं काट रहे हो, मेंटली भी आप स्टेबल रहे, आप बिल्कुल काम रहे, खुशहाल रहे। सोशली आप जहाँ रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि पड़ोसी से लड़ रहे हैं, पड़ोसी से झगड़ा हो गया, तो हर तरह से अगर आप सुखी संपन्न हैं, देन यू आर हेल्दी ओनली। सिर्फ बीमारियों का दूर रहना या डिसेबिलिटीज का दूर रहना ही हेल्थ को डिफाइन नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ क्या है? फिजिकल, मेंटल और सोशल का वेलबींग होना चाहिए, तीनों सही से काम करना चाहिए, तभी आप हेल्दी हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में? No, ma'am. ओके।
अब हमारे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं गुड हेल्थ के लिए, मेंटेन करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? तो फर्स्टली जो हमको इंस्टेंट में चाहिए, फ्रेश एयर, फ्रेश वाटर, लाइट, बैलेंस डाइट होना चाहिए। कभी नॉरिशमेंट आपको सही से मिलेगा, सही से पोषण मिलेगा, न्यूट्रिएंट सही से मिलेगा तो आपको फाइट करेगा कोई भी इन्फेक्शन के साथ। एक सही घर मिलना चाहिए आपको जहां आप रहे सही से। क्लोथिंग एडिक्वेट होना चाहिए, गर्मी के लिए कॉटन टाइप का होना चाहिए, ठंड के लिए बचने के लिए आपके पास गर्म कपड़े होना चाहिए। हाइजीनिक इन्वायरमेंटल होना चाहिए, जहां आप रह रहे हो वो सारा चीज हाइजीनिक वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गंदे जगह पे रह रहे हैं तो जितने भी बीमारियां हैं कम्युनिकेबल वाले वो आपको हो जाएंगे। तो आपका जो शेल्टर होना चाहिए वो हाइजीनिक होना चाहिए। जितने भी कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनसे प्रोटेक्ट खुद को करना चाहिए। अब ये नॉन